हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2025 का सेट ए। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है। आप इसको ध्यान से देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको इससे अब 2026 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका लेटेस्ट पैटर्न आपको इससे पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है हमारा। और 2016 से तो आप देखते ही आ रहे होंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो वो ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको कुछ टिपिकल क्वेश्चन ये लर्न करने पड़ेंगे 2026 के बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो आप सभी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान का सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। केवल समतल, समतल में भी सीधा बनता है। केवल उत्तल, उत्तल में भी सीधा बनता है। केवल अवतल, अवतल में सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ए और सी भी ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन या तो समतल या उत्तल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। देखिए इसके लिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। V1 दे रखा है 220 वोल्ट, P1 दे रखी 100 वाट। तो R निकालना पड़ेगा इधर हमें। R निकालने का फार्मूला है V² / P। V² है तो 220 × 220 कर दिया बटा 100 हो गया। और करने के बाद जो सॉल्व करने के बाद 484 ओम आ गया। फिर दूसरे केस में क्या दे रखा है, V2 110 वोल्ट हो गया है। R हमारा भी आया है 484 ओम। और प्रतिरोध है जो है 484 ओम हो गया। तो शक्ति निकालेंगे तो V² / R हो जाएगा। V² यानी कि V यहाँ पर 110 है तो 110 × 110 बटा 484, ये 4 थोड़ा ऐसा इधर हो जाएगा। और 25 से जब इसको 484 से जब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 25 वाट आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन है 25 वाट। तो ये आप निकाल के देख सकते हैं। 1 नंबर का ही क्वेश्चन है ये। तीसरा है शक्ति का छोटा मात्रक वाट होता है। चौथा है बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन 5वां है अभिकथन और कारण वाला है। इसमें एक अभिकथन है, नेत्र लेंस में अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। ये भी सत्य बात है। ये इस घटना को समायोजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। ये भी ठीक है, ये इसकी व्याख्या भी है। तो ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए। छठा, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो वहाँ वायुमंडल नहीं होता, और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए जो है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई देता है। 7वां क्वेश्चन देखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, चालक की लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटता है, यानी समानुपाती होते हैं। इसलिए दोनों जो चीज़ें हैं एक साथ बढ़ जाती हैं, दोनों ही वैल्यू जो है एक साथ घट जाती हैं। चालक के अनुप्रस्थ काटक क्षेत्रफल पर ये भी उत्क्रमानुपाती होती है, यानी एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। तीसरा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की प्रकृति जो है अगर तार निक्रोम की है या तांबे की है, एल्यूमिनियम की है, तो उसकी प्रकृति, उसका प्रतिरोध उन सभी का अलग अलग होता है, तो उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 3 पार्ट्स में दे रखा है। तो पहला ओम का नियम देख लेते हैं। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के 2 सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। यानी जो विभवांतर होता है और जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो दोनों समानुपाती होती है, यानी दोनों वैल्यू जो है समान समान घटेंगी और एक साथ बढ़ेंगी या एक साथ घटेंगी। विभवांतर बढ़ रहा है तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर घट रहा है तो धारा भी घटेगी, इसलिए ये समानुपाती होते हैं। कंडीशन क्या है, तार का ताप समान रहना चाहिए। बी समानुपाती आई, V = IR, जहाँ पर R जो है नियतांक होता है, इसको प्रतिरोध कहते हैं। V विभवांतर है और I विद्युत धारा है। तो ये 1 नंबर का हो गया। फिर अगला पार्ट क्या पूछा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। प्रतिरोध का देखिए एसआई मात्रक होता है ओम।
और ओम के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है ये बताना है। प्रतिरोध का R इजकल टू वी अपॉन आई, ये ठीक है भाई। R इजकल टू आई अपॉन वी, ये ठीक नहीं, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बिल्कुल ईजी है, 3 नंबर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। ये देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र देखिए, ये जो छड़ चुंबक रखी हुई है जो लाल रंग में है, लाल रंग में जो छड़ चुंबक है, एक एन लिखा हुआ उत्तरी ध्रुव है, एस लिख रखा है दक्षिणी ध्रुव है। इसी में गुण आपको पता चल जाएंगे। देखिए एन से तो चुंबकीय क्षेत्र निकल रही है, तीर के निशान से पता चलता है कि उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती हैं। तो ये पहला गुण ये है, हमने जो ऊपर लिखा हुआ यही पहला गुण है। फिर दूसरा देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, एक दूसरे को देखो, आप ध्यान से देखो कि इसको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, तो ये दूसरा गुण है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटती। देखिए तीसरा गुण जो है, छड़ चुंबक के अंदर ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखो एस में अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं, एन से निकलती दिखाई दे रही हैं, तो छड़ चुंबक के अंदर इनकी दिशाएं दक्षिण से उत्तरी ध्रुव हो जाती है, इसलिए, और छड़ चुंबक के बाहर ये उत्तर से दक्षिण हो जाती है, तो एक बंद वक्र हो जाता है, बिल्कुल गोल गोल चक्कर सा बंद हो जाएगा। तो ये तीसरा गुण हो जाएगा इसका, कि छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर में आ गया है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये क्वेश्चन पहली बार आया है, 2016 से लेकर अब तक के कभी भी कोई क्वेश्चन आया नहीं, फर्स्ट टाइम आया है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित किरण जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसका बी पार्ट जो है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। देखिए दर्पण समतल भी है, उत्तल भी है। समतल दर्पण सीधा बनाता है लेकिन आवर्धित नहीं बनाता, जैसा बिंब का साइज होता है वैसे ही प्रतिबिंब का साइज होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो भी सीधा बनाता है लेकिन जो प्रतिबिंब होता है वो छोटा होता है। तो एक अवतल दर्पण ही बच गया जब वो सीधा और आवर्धित, उसमें भी एक कंडीशन में बनाता है, जब वस्तु एफ और ओ के बीच में रखी हो तभी वो सीधा और आवर्धित बना पाएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ये क्वेश्चन भी हर बार आ रहा है, लगभग एक आधा ही साल बचा होगा जिस साल ये क्वेश्चन आया नहीं होगा, नहीं तो 2016 से आप देखोगे तो लगभग हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। जिसने पीछे से 2016 से जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते आ रहा है उसको तो टिप्स पे याद हो गया होगा। क्योंकि क्या कारण है इसका प्रेफरेंस देने का, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा छोटा व सीधा प्रतिबिंब बनाता है और ये बाहर की वो वक्रित होता है, इसलिए जो पीछे का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो पूरे को दिखा देता है, पूरे बड़े एरिया को दिखा देता है। और इसलिए जो है ये दर्पणों को वाहनों में इसकी वरीयता देती है ताकि ड्राइवर इनकी सहायता से सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। इसके इंटरनल चॉइस में देखो दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन है। अथवा में किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। एक डायोप्टर इक्वल टू 1/1 मीटर, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है डायोप्टर वाला। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए ये 1 अंक का है, तो एफ दे रखी है 2 मीटर, फोकस दूरी 2 मीटर है। पी निकालना है, पी क्या है, लेंस की क्षमता। पी का फार्मूला क्या है, पी बराबर 1/f। 1/f हमारा 2 दे रखा है। देखिए अब मीटर में अगर फोकस दूरी है तो क्षमता डायोप्टर में आ जाएगी। 1/2 का मतलब है 0.50 डायोप्टर हो जाएगा। अब यहाँ लेंस अवतल है इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये माइनस जो है अवतल लेंस के लिए लगाया जाता है, क्योंकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। तो ये सी भाग देखिए, सूत्र लिखने हैं, लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। लेंस सूत्र हो गया 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र हो गया 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ मैं बच्चों को छोटी सी एक ट्रिक बताती हूँ, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेंस को दर्पण लिख देते हैं, दर्पण में लेंस सूत्र लिख देते हैं और लेंस में दर्पण सूत्र लिख देते हैं। तो दर्पण सूत्र को याद रखिए, दर्पण में प आया हुआ है, दर्पण प। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ऐसे इससे याद कर सकते हैं। दर्पण में प आ गया तो प का मतलब है प्लस, तो यहाँ दर्पण सूत्र में 1/v प्लस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा।
और जो बच गया वो लेंस सूत्र हो गया तो उसमें माइनस आ जाएगा। तो इसको ऐसे आप अच्छे से याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है भौतिक विज्ञान कंप्लीट हो गया है। अब खंड ब है, सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। ये है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है वो है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर को चुनिए। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल ईजी है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ये ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृत गंधिता से बचाने हेतु आप क्या करेंगे। देखो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इन्होंने कहा है हम घर में नमकीन ले आए हैं, हमने नमकीन का पैकेट खोल लिया है और नमकीन का पैकेट खोलने के बाद हम उसको कैसे उसको ख़राब होने से बचाएं, विकृत गंधिता होने से बचाएं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वायुरोधी बर्तन में रखना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन को ये पूछा जाए कि भाई हम वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से कैसे बचाएंगे, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है नमकीन को पैकेट से निकालने के बाद, यानी पैकेट में तो नाइट्रोजन गैस भरी ही थी। अब हम उसको घर पर ले आए हैं, घर में तो हम नाइट्रोजन गैस भर नहीं सकते उस पैकेट में, तो क्योंकि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, तो घर में हम उसमें पैकेट में नाइट्रोजन नहीं भर सकती, प्रत्योक्सीकारक पदार्थ भी नहीं मिला सकते। हम घर में क्या कर सकते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, इसलिए वायुरोधी बर्तन में रखेंगे। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, सबसे अधिक आघातवर्त्य धातु कौन सी होती है, सोना और चांदी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो धन और ऋण आयनों से बने होते हैं। धन और ऋण आयनों के बीच में बहुत मजबूत आकर्षण बल होता है और इस मजबूत आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत उच्च होता है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन क्या कहता है, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक बात है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये असत्य है। तो इसकी सी ऑप्शन है इसका ठीक हो जाएगा, ए सत्य है और आर असत्य है। 16वां क्वेश्चन देखिए, संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण देना है। ये ऊपर दे रखा है ग्रीन बॉक्स में। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हों उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दिया है मैंने, आप सिंपल से सिंपल ये लिख सकते हो। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2। यहाँ देखिए C और O2 2 अभिकारक हैं, 2 अभिकर्मक हैं, ये दोनों जुड़कर एक CO2 एक उत्पाद बना रहा है। तो ये निशानी करनी है अपने आगे, तीर के निशान से पहले 2 अभिकारक हैं, तीर के निशान के बाद एक उत्पाद है। ऐसी कंडीशन होगी तब हम कह देंगे संयोजन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन उसमें ऑप्शन में पूछा जा सकता है। ये अभिक्रिया दे दे C+O2, तीर का निशान CO2, उनमें से छाटिए कौन सी अभिक्रिया है संयोजन वियोजन। तो आपको अगर पता हो कि 2 अभिकारक हैं और एक उत्पाद बना हुआ है तो ये संयोजन अभिक्रिया होती है। तो ऐसे आपको अच्छे से समझ के ये कर लेना है। 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां तो ये हो गया हमारा। 17वां क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसके 2 उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका उपयोग करते हैं हमारे पानी में जो जीवाणु होते हैं उनको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है विरंजक चूर्ण का। दूसरा है, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी करते हैं, ये ऑक्सीजन देने वाला होता है इसलिए उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 17वां क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब देखिए 17वें क्वेश्चन में, इसमें अब 25 में क्या किया उन्होंने, 17वें क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे दी। या तो आप ये विरंजक चूर्ण वाला करो, या आप ये ए और बी 2 भाग दे रखे हैं जल की अनुपस्थिति, या फिर ये टेबल वाला करो। 3 में से एक क्वेश्चन करना है। कितनी मज़े की बात है, 3 ऑप्शन मिल रही हैं आपको, कोई भी कर सकते हैं। देखो इसमें दूसरी ऑप्शन में जो दे रखा है, ए जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते, ये 2 नंबर का। तो 2 ए और बी 2 भाग में बांट दिया। देखिए H आयन की उपस्थिति में अम्लीय व्यवहार करते हैं, जल की अनुपस्थिति में H उत्पन्न नहीं करते, इसलिए अम्लीय व्यवहार नहीं दिखा पाते। देखो H आयन है तो अम्ल हैं, H आयन नहीं है तो अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाते। तो H आयन बहुत इंपॉर्टेंट, H आयन होना चाहिए भाई। बी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण दीजिए। देखिए नीचे हरे बॉक्स में देखिए इसका आंसर। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। देखो अम्ल है और क्षार है, वो दोनों मिल गए तो उदासीन हो जाते हैं। उदासीन का मतलब है ना तो वो खट्टे रहते, ना ही वो अक्षार रहते यानी कड़वे रहते।
तो वो उदासीन हो गए। उदासीन का pH 7 के आसपास होता है, 7 होता है, तो इसलिए इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल देते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसमें क्षार मिला दिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, तो लवण बन गया। ये लवण जो होगा इसका pH जो है 7 के आसपास होगा, इसलिए ये उदासीन भी हो जाएगा, प्लस पानी, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अगला देखिए, ये टेबल वाला, ये फर्स्ट टाइम पूछा गया है, 2025 में नया पैटर्न बनाया है, नए पैटर्न का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या पूछा गया है कि अब विस्थापन अभिक्रिया दी गई है, लोहे की कॉपर सल्फेट विलयन के साथ अभिक्रिया दे दी, Fe प्लस CuSO4, तीर का निशान Cu प्लस FeSO4। इसमें टेबल में से हमें ये छांटना है कि कौन ऑक्सीकृत हो रहा है और कौन अपचायक एजेंट को सही ढंग से दर्शाता है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि जो Fe है ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो होता है ऑक्सीकृत, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो हो जाता है ऑक्सीकृत। और जिसको इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं ये Fe क्या करेगा, Cu को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये Fe खुद देकर तो ऑक्सीकृत हो जाएगा और Cu को देकर उसको अपचयित कर देगा। एक तरह से Fe क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद इलेक्ट्रॉन अगले को दे रहा है कॉपर को, तो ये उसको अपचयित कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अपचायक हो गया। तो ये इस तरह से ए ऑप्शन जो है इसका ठीक आंसर है, पहला वाला, तो ये हो जाएगा आपका। तो इन तीन में से एक करना है, जो भी आपको ठीक लगे वो कर लेना। अब 18वां क्वेश्चन 3 नंबर का है। निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। देखो क्या दे रखा है इन्होंने, पहले तो हमें शब्द समीकरण आना चाहिए। ए है ये 3 नंबर का, तीनों ABC एक एक नंबर के हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, अब हमें सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला आना चाहिए भाई, तभी हम ये रिएक्शन लिख पाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। अब यहाँ जिंक है, जिंक का भी प्रतीक हमें आना चाहिए, प्लस जिंक लिख देंगे। तो ये दोनों अभिकारक हमें पता होने चाहिए। क्या हम इसको लिख सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 प्लस जिंक। अभिक्रिया होने के बाद क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हो गई। एक तरह से जिंक जो हाइड्रोजन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और खुद सल्फेट के साथ ऐड हो गया, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ये हो गया हमारी पहली अभिक्रिया। दूसरी देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखना आना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है फार्मूला होता है HCl। फिर है मैग्नीशियम पट्टी, मैग्नीशियम पट्टी यानी मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करा, तो प्लस है मैग्नीशियम का प्रतीक लिखना है Mg। अब ये दो अभिकारक हो गए, अभी ये अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उत्पाद क्या बनेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक तरह से ये भी विस्थापन अभिक्रिया ही लगा लो, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है इससे हाइड्रोजन से, इसने हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और खुद आ गया, तो MgCl2 बन जाता है। तीसरा भी देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेत के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl लिख लेंगे और फिर Fe लिख लेंगे लोहे के साथ। अब देखिए ये भी एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया होगी। Fe भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है H से, तो इसने इसको हटा दिया है और FeCl2 प्लस H2 बन गया। अब ये तो हमारे शब्द समीकरण हो गए, लेकिन अब संतुलित देखिए। पहले अभिक्रिया देखिए, तीर के निशान से पहले और तीर के निशान के बाद ये बराबर होने चाहिए, जो भी तत्व है परमाणु है बराबर होंगे तो ही ये संतुलित हो जाएगी। पहले हम H2 को पकड़ लेते हैं। पहली अभिक्रिया में H2 क्या है, इधर तीर के निशान से पहले 2 हाइड्रोजन है, तीर के निशान के बाद भी 2 ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन संतुलित है। फिर S को देख लेते हैं, S1 है, इधर भी S1 है। फिर O को देख लेते हैं, 4 हैं, इधर भी O 4 हैं। फिर जिंक को देख लेते हैं, जिंक दोनों तरफ 1-1 है, तो पहली अभिक्रिया अपने आप ही संतुलित है। दूसरी अभिक्रिया देखिए संतुलित करने के लिए ये 2 है, ये लगा दिए हैं। ये 2 लगाने से पहले क्या था, HCl था, Mg था और MgCl2 प्लस H2। 2 लगाने से पहले यहाँ H1 था, लेकिन यहाँ तीर के निशान के बाद H2 थे, इसलिए हमने HCl से पहले 2 लगा दिया है। 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गई, यानी ये संतुलित हो गई है हाइड्रोजन, और बाद में भी 2 है, तीर से पहले भी 2 है। क्लोरीन भी पहले 2 हो गई और बाद में भी 2 है। Mg जो है 1 है, तो बाद में भी 2 है, तो ये हमारी समीकरण अब संतुलित हो गया है। तीसरी अभिक्रिया देखिए, अब यहाँ पर 2 लगाने से पहले क्या हालात थे, H1 है, इधर H2 है, तो
2H बनाने के लिए हमने सामने 2 लगा दिया, 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गई, बैलेंस होगी। फिर जो है Cl भी 2 हो गई है और इधर तीर के निशान भी Cl 2 है, ये बैलेंस हो गई है। Fe भी 1 है, इधर भी 1 है, तो इस तरह से ये संतुलित हो गई है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। संतुलित करना आसान होता है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको संतुलित करना आ जाएगा। सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब ईजी है, बार बार तो नहीं पूछा गया है, 1-2 बार ही है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इनका। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जिसने 9th में अच्छे से पढ़ रखा होगा उसको अच्छे से आ जाएगा भाई। देखिए सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है 11 होती है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1, यानी बाहर वाले कक्ष में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको दर्शाना होता है हमने उसके एन प्रतीक के ऊपर दाएं बाएं, तो वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाती है। देखिए बाहर वाला सोडियम में बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 को हमने ऐसे डॉट से दिखा दिया, तो ये सोडियम हो गया। फिर बारी आ गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है 8, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6। देखिए बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 हो गए, तो हम 6 गिनती से ऐसे डॉट डॉट दिखा देंगे तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना हो जाएगी। फिर देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2, 8, 2। बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, तो इस दो इलेक्ट्रॉन से ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना दिखाई देगी। देखो 2 दिखा रखे हैं, तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और बिल्कुल आप इसमें पूरे अंक हासिल कर सकते हो। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, या तो आप ये इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना कर सकते हैं या फिर रासायनिक गुणों धर्मों के आधार पर धातु और अधातु में कोई 3 अंतर कर सकते हैं। देखिए 3 अंतर क्या कह रहे हैं। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं, जैसे बाहरी कोश में इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनको त्याग सकती हैं, त्याग करके धनायन बना देंगी। अधातु इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये ऋणायन बना लेती हैं। दूसरा पॉइंट है धातु अक्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाती हैं, अक्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तीसरा धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। चौथा पॉइंट है धातुएं पानी या भाप के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अधातुएं पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। पांचवा धातुएं इलेक्ट्रॉन दान करके उपचायक का काम करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचायक का काम करती हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस दे रखी है। अब 20वां क्वेश्चन आ गया हमारा 5 नंबर का। तो पहला 2 नंबर का भाग है, ए भाग है, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। देखिए 2 गुणधर्म है, एक श्रृंखलन है, एक चतुसंयोजकता है। श्रृंखलन क्या होता है, जब कार्बन में कार्बन के ही दूसरे परमाणु के साथ आबंध बनाने की द्वितीय क्षमता होती है, उसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में अणु बनते हैं। दूसरा है चतुसंयोजकता, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए चतु बोला गया है। इसलिए कार्बन अन्य 4 परमाणु के साथ भी आबंध बनाकर यौगिक बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन के साथ सभी ये जो ये कार्बन है ये आबंध बना के यौगिक बना लेता है। तो ये 2 गुण आ जाएंगे, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। अगला भाग देखिए बी, ये भी 3 नंबर का है, पिछला भी 3 नंबर का, पिछला 2 नंबर का था। आप देखिए भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। भौतिक गुणधर्म के आधार पर भी और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर भी देख लेते हैं क्या है। देखिए रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पहला सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण करेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो CO2 गैस बना देता है, जो तेज़ी से बुध पदार्थ के साथ उत्पन्न होती है। दूसरा लिटमस परीक्षण, अल्कोहल कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये तो अम्ल होगा, ये नीले लिटमस को लाल कर देंगे। सोडियम धातु परीक्षण, ये हाइड्रोजन गैस बना देते हैं अल्कोहल, और ये हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएंगी। पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण में जो है ये गुलाबी रंग को समाप्त कर देगा जो है अल्कोहल, और यह जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। जो भौतिक गुणधर्म है उसमें इसका गलनांक 156 केल्विन होता है एथेनॉल का, और एथेनोइक अम्ल का क्या है 290 केल्विन होता है, और इसका कमथनांक 351 केल्विन होता है, और इसका 391 केल्विन होता है। इनमें अल्कोहली गंध होती है और यह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव होता है।
तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। अब इसमें भी देखो, जैसे उसमें 3 इंटरनल चॉइस 3 थे, 3 में से 1 कर सकते, इसमें भी देखो वो 5 वाला कर सकते हो, या ये 5 वाले नंबर में देखो 3 वो हो गई ऑप्शन। अब देखिए हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, 2 नंबर में है। साबुन की सफाई प्रक्रिया जो है 3 नंबर में है। देखिए ये क्वेश्चन वेरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आँख बंद करके आप इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से लिख के रट के अभ्यास कर लेनी है। बहुत बार आया है ये हाइड्रोजनीकरण, तो बहुत ही बार आया है। पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका अनुप्रयोग है, हाइड्रोजनीकरण का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। ये देखिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे पता चला है, असंतृप्त सी और सी के बीच में द्विआबंध होता है, और ये जो साइड में है ये हाइड्रोकार्बन की चेन लगेंगी, इधर कोई भी हो सकती है। तो ये वनस्पति तेल है, इसमें सी के बीच में द्विआबंध है। निकल और या पैलेडियम आ जाएगा और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो सी का जो बीच में जो द्विआबंध है वो टूट जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन जुड़ जाती है। तो देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बन जाता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हाइड्रोजनीकरण, इसको संकलन भी कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार पूछा गया है। साबुन की सफाई प्रक्रिया भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए साबुन क्या होते हैं, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं भाई। साबुन का आयनिक भाग जल रागी होता है और जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वो जल विरागी होता है। साबुन का जो आयनिक सिरा है वो बाहर की ओर यानी पानी की ओर, तथा जो हाइड्रोकार्बन पूंछ है वो सिरा जो है वो तेल की ओर व्यवस्थित हो जाता है, जिससे मिसाइल का निर्माण होता है। अधिकांश मिसाइल जो होते हैं वो तैलीय होते हैं और तेल पानी में घुलनशील होता है। तैलीय मैल मिसाइल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन विकर्षण के कारण मैल आसानी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। ये देखिए ये मिसाइल दिखा रखी है। सबसे पहले तो साबुन का अणु देखिए, एक तरफ तो ये सोडियम आयन है, हाइड्रोकार्बन जो है जल रागी सिरा है जो जल में घुल जाता है, और ये इधर जो है जल विरागी सिरा है जो साबुन अणु होता है, ये पानी में नहीं घुलता है, ये गंदगी की तरफ व्यवस्थित कर लेता है अपनी तरफ। ये देखिए ये बहुत सारे साबुन के अणु हैं, बीच में इसने गंदगी को घेर लिया है, गंदगी को घेर लिया तो ये लास्ट में जो ये सोडियम धातु है तो ये इसका आयनिक सिरा हो जाता है जो पानी में जो है घुलनशील है। और जो बीच में दिखा रखा है ये मैल जो दिखा रखा है ये तैलीय होता है और इसमें जो है इसमें हाइड्रोकार्बन पूंछ इसकी तरफ व्यवस्थित हो जाती है, तो इस तरह से मिसाइल बन जाती है। ये देखिए कपड़ा कैसे साफ करेंगे, देखो पहला दिखा दिया, पहले चित्र में यहाँ नीला दाग लग गया है, इसको छुड़ाने के लिए हमने इसके ऊपर साबुन लगाया। साबुन देखो ये कैप्सूल से दिखा रखे हैं, छोटे छोटे जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये देखिए जो ग्रीन है ये वाला जो पार्ट है ये है जल रागी सिरा है, जो नीचे वाला पोर्शन सफ़ेद वाला पोर्शन है ये जल विरागी सिरा है। और ये देखो चिकनाई दिखा रही है, जैसे साबुन लगाया तो ये इसके चारों तरफ देखो ये आ गए हैं। तो अगले चित्र में ये इसके जो हैं साबुन के अणु गंदगी को चारों तरफ से घेर लिया। इस क्वेश्चन में इस चित्र में देखिए यहाँ पर ये साबुन के अणु उसको चारों तरफ से गंदगी को घेर रहे हैं और घेरने के बाद देखो साइड में बाहर निकल गई और जो है कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया, कोई भी उस पर दाग धब्बा नहीं रहा। तो इस तरह से साबुन सफाई करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 5 नंबर का था। अब इसमें भी इंटरनल चॉइस है। ये देखिए ए क्या पूछा गया है, नीचे दी गई तालिका स्रोत द्वारा दिए गए संकेत दर्शाती है। एक है यौगिक ए का व्यापक रूप से अचार में परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक बात है, ये इसको ए को हम व्यापक रूप से अचार के रूप में करते हैं। ए एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके मीठी गंध वाला यौगिक बी बनाता है। हमें पता है एथेनॉल के साथ कार्बोक्सिलिक अल्कोहल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करता है और मीठी गंध वाला एस्टर बनाता है। तो यहाँ पर देखिए ए हम क्या लें, ए हमें एथेनोइक अम्ल लेना पड़ेगा, तभी तो एथेनॉल से वो ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं उसको एस्टरीकरण अभिक्रिया
दर्शाएगा। तो इसमें सवाल देखिए, यौगिक ए तथा यौगिक बी को पहचाने कि ए क्या होगा। यौगिक ए होगा एथेनोइक अम्ल। देखो ये ऊपर दे रखा है, ए एथेनोइक अम्ल होगा। बी जो होता है वो एस्टर बनता है, एथिल एथेनोएट बनेगा। और इसका देखिए, जब यौगिक ए वॉशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करता है, तो देखिए ये दिखा रखा है, एथेनोइक अम्ल और वॉशिंग सोडा के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। रासायनिक समीकरण लिखो। देखिए ये कौन सी गैस निकली, CO2 निकल जाती है और एथिल एथेनोएट बन जाता है और पानी बन जाता है। देखिए टेबल बड़ी है लेकिन आंसर तो छोटा सा ही है इसका, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं कि भैया क्या आ गया। उसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन को समझ के आंसर देना है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान ही है। अब सी ऑप्शन जो तीसरा भाग है वो एथेनॉल के उपयोग लिखने हैं। एथेनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में, टॉनिक में, इन औषधियों में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो ये हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। 1 में ये एक भाग, 2 में दूसरा भाग, 3 में तीसरा भाग। तो इस तरह से आप ये हमारा जो है रसायन विज्ञान कंप्लीट हो गया है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये था, पूरा हो गया है। अब आगे देखिए, लाइफ साइंस खंड से पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में नर जनतंत्र का भाग है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है भाई, बिल्कुल इजी है। अंडाशय मादा है, गर्भाशय मादा, डिम्बानी मादा और शुक्रवाई का जो नर भाग है, ये इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। अगला देखिए 22वां, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र नहीं है। कागज़ का लिफाफा भी है, लकड़ी की डंडी भी है, गुब्बारा नहीं है, तो गुब्बारा आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ ओजोन आ जाएगा। 24वां, कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आउटू ग्रंथि को, आउटू ग्रंथि है वो हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां, विकथन और कारण है। पादप में तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होते हैं। जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है, ये ठीक लग रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ठीक है इसकी। अब देखिए 26वीं, प्रतिवर्ती क्रिया से मस्तिष्क की प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। तो ऊपर ही दे रखे नीले बॉक्स में इसका आंसर। प्रतिवर्ती क्रिया अचानक और कम समय में होने वाली क्रिया है, यानी बहुत ही कम समय में अचानक होती है, कम समय में होती है। इस क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। यह जो क्रिया है मेरुरज्जु द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका। इसकी इंटरनल चॉइस दे रखी है, अगर आपको ये नहीं आता है तो आप अगला कर सकते हैं। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे। भाई वहाँ अगरबत्ती जला रखी है और अपने तक गंध आ रही है, वो कैसे आ रही है, हमें कैसे पता चल रहा है कि अगरबत्ती जली हुई है। तो अगरबत्ती की गंध का पता हमारे नाक में उपस्थित घ्राणग्राही होती हैं, वो लगाती हैं। जलती अगरबत्ती की गंध के कण हवा के साथ नाक में प्रवेश करते हैं। नाक में उपस्थित घ्राणग्राही की सूचना को संवेदी तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में ले जाती है, वहाँ इसका विश्लेषण होता है और इस सूचना को प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा कार्यक्रम तक पहुँचाया जाता है। एक तरह से प्रतिवर्ती चाप का वैसा ही ये क्वेश्चन है कि गंध हमारी तक विसरण विधि द्वारा पहुँच जाती है और घ्राणग्राही हैं ये हमारी नाक के अंदर होते हैं और इस वहाँ पर बाल वगैरह भी होते हैं और वो जो है वहाँ पर विश्लेषण भी होता है और ये मस्तिष्क में संश्लेषित हो जाती हैं बातें। लेकिन जो है उसको इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं है, बस वो जो क्या बोलते हैं मेरुरज्जु इसमें इसकी असलियत कारण होता है प्रतिवर्ती क्रिया के लिए। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है, ये देखिए। शुक्राशय प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। शुक्रवाही तो आपको पता होगा, जो उसकी नलिका होती है और जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। पहले ठोस में होते हैं लेकिन बाद में तरल में आ जाएंगे। तरल में आने के बाद क्या होता है, इनका स्थानांतरण सरलता से हो जाता है और ये स्राव शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करते हैं। तो ये इनके फंक्शन हो गए। अगला है पुष्प के अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। 28वां क्वेश्चन, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही बार आया है, बहुत बार। अच्छे से इसको रट लेना, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी है ये वाला।
तो देखिए 4 भाग होते हैं किसी पौधे के, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, तीसरा बाह्यदल, चौथा बाह्यदल या पंखुड़ी ना तीसरा पंखुड़ियाँ या दल, चौथा बाह्यदल। पहला है पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक तो है फिलामेंट और दूसरा है परागकोश। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। जो पुंकेसर है वो नर जननांग होता है पौधे का। दूसरा है स्त्रीकेसर जो फूल के बीच में होती है। इसके 3 भाग हैं, एक तो है वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला चौड़ा भाग होता है, बीच में नलिका होती है जिसे जो पराग नलिका को लेकर जाती है। और तीसरा जो है अंडाशय है जो फूला हुआ भाग है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है और जो इसके अंदर बीजांड है वो बीज में विकसित हो जाते हैं। पंखुड़ियाँ ये अलग अलग रंगों की होती है, जिस भी रंग का फूल है उसी पंखुड़ी से जाना जाता है। और ये पंखुड़ियाँ जो है कीटों के परागकण में जो है सहायता करती हैं। कीट जो है उसको कीटों को आकर्षित करेंगे, पंखुड़ियाँ इससे परागकण में ये हेल्प कर देंगे कीट। और चौथा है बाह्यदल है, ये जब कली रूप में होता है फूल तो उस समय ये जो बाह्यदल है कली की सुरक्षा करता है। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बनाना है आपको, और आपको पूरे अंक मिलेंगे, नामांकन जरूर करना है डायग्राम का। तो ये हमारा 28वां क्वेश्चन था। अब 29वां देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसका देखो इंटरनल चॉइस में भी इसी क्वेश्चन को आंसर एक है लेकिन क्वेश्चन 2 पूछ लिए। गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराया गया। तो इसमें ए प्रथम संतति में बीज की आकृति व रंग कैसा होगा, ये सारी बातें हैं। तो पहले पूरा बड़ा वाला देख लेते हैं क्या है इसका। लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, किसने अध्ययन किया था, ये मेंडल ने किया था। कौन से पौधे पे किया था, मटर के पौधे पे। उसने 2 विकल्पी जोड़े ले लिए थे, उनका संकरण कराया। विकल्पी जोड़े कौन से थे, गोल और हरे बीज और झुर्रीदार और पीले बीज, इनका लेकर उन्होंने संकरण कराया। तो F1 में सभी गोल पीले आ गए। फिर मेंडल इन F1 संतति वालों का जो है इनके बीच जो है सब परागण कराया। तो F2 संतति में क्या हुआ, नए संयोजन देखने को मिले। नए संयोजन देखने को मिले इसका मतलब ये स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते। वो नए संयोजन क्या थे जो इसमें F2 संतति में, तो गोल पीले तो थे ही पहले, कुछ झुर्रीदार पीले भी आ गए, कुछ गोल हरे भी आ गए, कुछ झुर्रीदार हरे आ गए। तो इस तरह से 4 संयोजन मिल गए और 9:3:3:1 रेशो में मिले। ठीक है, तो इन संयोजन से ये पता चलता है कि जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते हैं वो वंशानुगत जाते हैं। अगले ये आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं। जनक ले लिए हमने गोल व हरे बीज। गोल हो गए कैपिटल आर और हरे हो गए स्मॉल वाई। झुर्रीदार स्मॉल आर और पीले हो गए कैपिटल वाई। युग्मक बन गए, इसमें इसके तो RY सिमिलर दोनों बन गए, लेकिन इसके जो है हाँ इसके भी सिमिलर बन गए, स्मॉल आर कैपिटल वाई। फिर इसका F1 संतति देखिए इस तरह बना लेंगे पनट स्क्वायर से बनाने के बाद यहाँ पर सभी गोल पीले आ जाते हैं। सभी गोल पीले, इसका मतलब है ये जो हमारा अब कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये दोनों क्या है, परबाह्य विलक्षण है। गोल और पीले बीज क्या है, परबाह्य विलक्षण है। और परबाह्य विलक्षण के लिए कैपिटल आर लगाते हैं गोल के लिए, और पीले के लिए कैपिटल वाई लगाते हैं। F1 संतति का आप स्वपरागण करवाया। स्वपरागण कराने पर जनक क्या लिए, ये जो F1 में आए थे गोल पीले लिए थे RRYY, और गोल पीले दोनों सेम हैं, कैपिटल R स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई। इस आगे देखिए फिर युग्मक बन गए RY दोनों कैपिटल, R कैपिटल वाई स्मॉल, R स्मॉल वाई कैपिटल और दोनों स्मॉल RY। तो इस तरह से ये युग्मक बन गए, दोनों तरफ एक जैसे बन जाएंगे। तो इसको पन्नट स्क्वायर बनाएंगे तो एक तरफ ये एक जनक की युग्मक लिख लेंगे, दूसरी तरफ दूसरे जनक के युग्मक लिख लेंगे। तो हमें देखिए 9:3:3:1 रेशो प्राप्त हो जाएगी, और ये बिल्कुल है। इसमें हम गिन सकते हैं गोल पीले कितने हैं। देखो पहला गोल पीला, दूसरा गोल पीला, तीसरा गोल पीला, चौथा गोल पीला, पाँचवा छठा तो ये स्टार लगा दिया, स्टार देखो गोल हरा है। ये देखिए स्टार वाले जो हैं गोल हरे हैं,
गोल पीले, गोल हरे, गोल पीले, गोल पीले, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार हरे। ये ठीक हो गया हमारा। तो इससे भी पता चल रहा है कि नए संयोजन बन रहे हैं। नए संयोजन से ही पता चलता है कि जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ये मेंडल वाला है। ये इंटरनल में इसके क्या पूछा गया है। प्रथम संतति में बीज की आकृति व रंग कैसा था। आकृति गोल थी, रंग पीला था, जैसे अभी हम करके आए उससे पता चलता है। बी भाग क्या कह रहा है। बी भाग ये है संकरण सचित्र दर्शाएं। देखिए इस चित्र को आप दर्शा सकते हैं, चित्र से भी बता सकते हैं, पन्नट स्क्वायर से बता सकते हैं। तो ये 1 नंबर में है। फिर अगला देखिए 30वां क्वेश्चन 5 नंबर का आ गया। इंटरनल चॉइस है। इसमें भी सपोषी पोषण में विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। स्वपोषी और विषम पोषी पोषण में क्या बताना है, अंतर बताना। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ये देखिए स्वपोषी पोषण में पोषण होता है जिसमें हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु सरल अकार्बनिक पदार्थों से, CO2 और पानी से, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण देखिए वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे द्वारा बनाया गया भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आप ऐसे लिख देना। अगला है मानव पाचन तंत्र का है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो है 3 नंबर में है ये क्वेश्चन और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये देखिए सबसे पहले हम मुख, गुहा, जीवा ये लाला ग्रंथियाँ बना लेंगे, फिर ग्रसिका बना लेंगे। ग्रसिका से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद देखिए मलाशय है, गुदाद्वार है, गुदर जो है ये कर्थ है, पित्त है। आप लोगों ने इसको अच्छे से बना लिया। अग्नाशय बना देना है, एक अर्थ है। तो इस तरह से आपको पूरे अंक बन जाएंगे। 3 नंबर का है ये, 3 अंक का क्वेश्चन है। या तो आप ये 2 भाग करोगे या लास्ट वाले 2 भाग करोगे। हमारे अमाशय में अमल की क्या भूमिका होती है देखिए। अमाशय में अमल की भूमिका पूछी है भाई। हमारे अमाशय में देखिए अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में आंतरिक भित्ति से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो माध्यम को अम्लीय बना देता है। अम्लीय माध्यम में ही पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है और यह भोजन को भी जीवाणु रहित बनाता है। तो 2 नंबर में आप ऐसे लिख सकते हैं। लास्ट का जो बी भाग है, नामांकित चित्र की सहायता से वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति दर्शाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी है। देखिए आप एक ऐसे वृक्ष बना लेना, बिल्कुल ईजी है। नीचे जड़ दिखा देना। जड़ दिखाने के बाद देखो तीर के निशान से आपको क्या दिखाना है, मिट्टी से इन जड़ों में देखो पानी और खनिज लवण अवशोषित होता जा रहा है। फिर तने में चला गया, देखो तने से फिर देखो सभी पौधे के विभिन्न भागों में चला गया। और बाहर देखो ये बाहर भी दिखा दिए, पेड़ से ऊपर बाहर चारों तरफ ये दिखा दिए। तीर के निशान से ये दिखा रखा वाष्प जो है वाष्पोत्सर्जन दिखा रखा है कि पानी जो है वाष्प के रूप में रंध्र, पत्ती में जो रंध्र होते हैं उन द्वारा बाहर निकल रहा है। तो ये इस तरह से आप दिखा सकते हैं। तो ये जल की गति होगी एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। तो क्या होता है, सबसे पहले जड़ों द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण हुआ यहाँ से। दूसरा क्या हुआ, जाइलम द्वारा जड़ों से जल और खनिज लवणों की ऊपरी मुखी गति, ऊपर की तरफ पानी और खनिज लवण जा रहे हैं। तीसरा, जाइलम जल और खनिज लवण को पौधे के सभी भागों तक पहुंचा देता है। चौथा दिखा रखा है वाष्पोत्सर्जन द्वारा चूषण उत्पन्न होता है। ये चूषण उत्पन्न होगा तभी ये फर्स्ट पॉइंट चलेगा। जड़ जो है मिट्टी से जल और खनिज लवण को लेंगे। तो इस तरह से ये आप बिल्कुल ऐसे 3 नंबर में ऐसे दर्शा सकते हैं। तो ये हमारा जो है आज का 2025 का सेट एक कंप्लीट हो गया है। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें।
शेयर करें 10वीं क्लास के बच्चों को, ताकि उनकी अच्छी तैयारी हो जाए बोर्ड की। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबा के रखिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। 2025 का सेट भी देखने के लिए कल तैयार ज़रूर रहना। कल मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।